हेलो एवरीवन। तो वी आर रेडी विद अवर फोर्थ लेक्चर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें कि आज हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं ओम्स लॉ पे और रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के ऊपर। ठीक है, तो अभी तक पीछे के 3 लेक्चर्स में मैंने आपको पहले लेक्चर में करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट बताया बहुत ही मस्त तरीके से, दूसरे लेक्चर में मैंने ओम्स लॉ बताया आपको, और तीसरे लेक्चर में मैंने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में बताया। तो आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं अभी तक। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और जितने भी क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ सारे या तो एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं या फिर एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं। अभी मैं कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस करा रहा हूँ। एक पूरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको एनसीईआरटी के A to Z सारे क्वेश्चंस मिलेंगे विद न्यूमेरिकल, विद थ्योरी क्वेश्चंस, ईच एंड एवरीथिंग। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स। पहले हम देखेंगे क्या क्या हमें गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन करने का मतलब यहाँ पे आंसर निकालने से नहीं है। क्वेश्चन करने का मतलब है हमें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना चाहिए, जिससे कि हमारी फीलिंग स्ट्रांग हो सके और हम उस फीलिंग के साथ अगले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सके। तो आंसर निकालना मेरा मोटिव नहीं रहेगा, मेरा मोटिव रहेगा आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंड करवाना कि आप क्लियर हो रहे हो या नहीं। ठीक है, अच्छा अब देखो, बोल रहा है एक बल्ब कनेक्टेड है 220 वोल्ट के सोर्स है। आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो भी 220 वोल्ट सोर्स है। एक बल्ब कनेक्टेड है, ठीक है, कितने वोल्ट से कनेक्टेड है, V की वैल्यू गिवन है। ये मैं A पार्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 का A पार्ट, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, तो यहाँ मैं डाल देता हूँ A पार्ट। ठीक, V की वैल्यू गिवन है आपको 220 वोल्ट्स। ठीक, एक बल्ब कनेक्टेड है। अभी हमने सीरीज पैरेलल पढ़ा नहीं तो पता नहीं कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, बोल रहा है इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। मैंने बताया था रेजिस्टेंस जितने भी अप्लायंसेस हैं हमारे, चाहे वो बल्ब हो, एयर कंडीशनर हो, फैन हो, ट्यूबलाइट हो, रेफ्रिजरेटर हो, सब में रेजिस्टेंस होता है, सब रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कितना है बल्ब के फिलामेंट का, बल्ब का फिलामेंट, उसका रेजिस्टेंस कितना गिवन है 1200 ओम। मीन्स आर की वैल्यू कितनी है। क्वेश्चन की फीलिंग समझते जाओ, बस वैल्यूज नहीं लिखना इंपॉर्टेंट है। कह क्या रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ। तो बोल रहा है कि करंट कितना ड्रॉ करेगा वो, मतलब कि अगर रेजिस्टेंस इतना है, इतने वोल्टेज से कनेक्टेड है वो, तो उसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू पूछी है हमने। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, आई की वैल्यू। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फंडामेंटल क्वेश्चन है। तो हमें पता है V इज इक्वल्स टू आई आर, हम लगाने वाले हैं V इज इक्वल्स टू आई आर। हमें क्या चाहिए, आई की वैल्यू चाहिए। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, सिंपल V बाई आर, 220 अपॉन 1200। ठीक, वैल्यू कितनी आएगी, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो वैल्यू आएगी 0 से 0 कट जाएगा, ये 11 टाइम्स कटेगा, ये 60 टाइम्स कटेगा। ठीक है, अगर मैं 60 को 11 से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू मिलेगी अप्रोक्सीमेटली, करके देख लेता हूं मैं, ठीक है, वैल्यू कितनी मिल रही है, ऑलमोस्ट 0.18 एम्पियर्स। ओके, तो ये अमाउंट ऑफ करंट है जो ये इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ करेगा। इट मींस द वैल्यू ऑफ करंट इज I इज इक्वल्स टू 0.18 एम्पियर। आप सोच रहे होगे इतना सिंपल क्वेश्चन मैंने क्यों लिया। पहली चीज तो ये पहला क्वेश्चन है, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट भी डेवलप करना है, और दूसरा ये इसका B पार्ट है जो आपको कुछ कंपैरिजन करवाएगा और आपको आइडिया होगा कि रेजिस्टेंस के ज्यादा होने से करंट की वैल्यू कम कैसे हो रही थी। ठीक है, तो ये कर लिया मैंने इसका A पार्ट। अब मैं आता हूं इसके B पार्ट पे। B पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल। इलेक्ट्रिक हीटर है, उसकी कॉइल है, ठीक है, वो भी 220 वोल्ट के सोर्स से कनेक्टेड है। तो V इज इक्वल्स टू 220 वोल्ट्स, और इस केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू है 100 ओम्स। रेजिस्टेंस की वैल्यू है 100 ओम्स। रेजिस्टेंस किसका है बेटा, रेजिस्टेंस है हीटर की कॉइल का। तो फिर से हमसे क्या पूछा है, करंट पूछा है, आई की वैल्यू हमसे पूछी गई है। ठीक, हम अगेन V इज इक्वल्स टू आई आर लगा देंगे। V इज इक्वल्स टू
आई आर। तो आई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा वी बाई आर। वी की वैल्यू कितनी है 220, 220 और आर की वैल्यू कितनी है 100। ठीक, तो यहां से हमें आई की वैल्यू कितनी मिल गई, 0 से 0 वैल्यू कितनी मिली 2.2 एम्पियर। अब देखो डिफरेंस देखो, जब R की वैल्यू 1200 थी तब करंट हमें मिल रहा था बहुत कम 0.18, सेम वोल्टेज, वोल्टेज इज सेम, वोल्टेज मींस पोटेंशियल डिफरेंस। और जब सेम वोल्टेज 200 वोल्ट सॉरी 220 वोल्ट्स पे R की वैल्यू 100 ओम्स कर दी तो करंट की वैल्यू देखो कितनी ज्यादा बढ़ गई। यही मैंने बताया था, करंट की वैल्यू बढ़ेगी जब रेजिस्टेंस कम होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। एनसीईआरटी में क्वेश्चन इसलिए दिया हुआ है जिससे आपको आइडिया लग सके कि करंट और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है, मैथमेटिकली आपको आइडिया हो जाए वैल्यूज की हेल्प से। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कॉन्सेप्ट की कि कौन सी चीज़ कांस्टेंट रहती है, करंट कांस्टेंट रहता है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है जब हम कोई भी न्यूमेरिकल लगा रहे हैं उस केस में। तो यहाँ पे क्या गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। अगर मैं इसका एक सर्किट बनाऊं आपको समझाने के लिए, इलेक्ट्रिक हीटर है, क्या है इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक बेटा। तो हीटर क्या है, इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, लोड है ये, तो ये रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो इलेक्ट्रिक हीटर को हम रेजिस्टेंस से बना लेते हैं। क्या सिंबल बना लेते हैं इसका, हम सिंबल बना लेते हैं एक रेजिस्टेंस। अब समझो, बोल रहा है टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। ये इलेक्ट्रिक हीटर लगा हुआ है, ठीक, एक ही चीज लगी। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा 60 वोल्ट, ठीक। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। और कह रहा है व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, इस वक्त जब इसको 60 वोल्ट का हम पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं, इस वक्त ये 4 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। लोड हमेशा करंट ड्रॉ करता है, ठीक, 4 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट्स। अब पूछ रहा है अगर इस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को मैं 60 से 120 कर दूं, उस केस में ये कितना करंट ड्रॉ करेगा। तो करंट कितना ड्रॉ करेगा उस केस में हमें पहले ये पता होना चाहिए, ये जो इलेक्ट्रिक हीटर है इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है, कितना ऑपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है ये करंट के पाथ को। तो ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम रहेगी। अब देखते हैं V इक्वल्स टू I इंटू R, ओम्स लॉ लगा दिया मैंने, ठीक है। केस नंबर 1, केस नंबर 1, V की वैल्यू है 60 वोल्ट्स, करंट ड्रॉ कर रहा है 4 एम्पियर्स। पूछ रहे हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, क्यों, क्योंकि हमें नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करना है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हम निकाल लेंगे, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, V अपॉन आई, V अपॉन आई, वैल्यू पुट करो 60 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 15 ओम्स। मीन्स इस इलेक्ट्रिक हीटर की रेजिस्टेंस की वैल्यू है 15 ओम्स। इज दिस क्लियर। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो सर्किट बना के ही करो।
अब बोल रहा है, अब ये वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही, ये वैल्यू तो चेंज नहीं होने वाली, ठीक है। What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt? अब अभी हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, ओम्स लॉ क्या कहता था, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मीन्स अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब हम क्या कर रहे हैं, वोल्ट क्वेश्चन कह रहा है कि करंट की वैल्यू कितनी होगी, करंट कितना ड्रॉ करेगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा के 60 की जगह इसकी वैल्यू कर दें 120। मीन्स अब हमारा अगला सर्किट क्या होगा, ये सर्किट हो गया हमारा केस नंबर 1 का। अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे एग्जाम में क्वेश्चंस तो बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। और आपकी जो एक अंडरस्टैंडिंग है लॉजिकल वो भी डेवलप होगी। सीधे वैल्यू रख के आंसर नहीं निकालना है हमको, ठीक। 60 वोल्ट की जगह हमने इसको कर दिया 120 वोल्ट्स, ठीक। क्या इस रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी? नहीं भैया, डिवाइस तो बन गई ना, 15 ओम ये है, ये हमने निकाल लिया केस नंबर 1 से। अब बोल रहा है कि कितना करंट फ्लो करेगा, आई की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक। अब देखो केस नंबर 2, इस केस में हमें क्या पता है, हमें पता है आर की वैल्यू 15 ओम्स, वी की वैल्यू 120 वोल्ट्स, आई हमसे पूछ लिया, वी इज इक्वल्स टू आई इंटू आर बाय ओम्स लॉ। तो I इज इक्वल्स टू बेटा कितना हो जाएगा 120 बाई 15, I इज इक्वल्स टू V बाई R, दैट इज 8 एम्पियर्स, 8 एम्पियर्स। अब समझो, वोल्टेज जब 60 था तो करंट कितना था 4, वोल्टेज को डबल कर दिया, वोल्टेज को डबल कर दिया, करंट भी डबल हो जाएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का केस होता है। अगर मैं वोल्टेज को हाफ कर देता, अगर मैं वोल्टेज को 120 जो मैंने किया है अभी उसकी जगह पे मैं 30 कर देता, मींस पहले वोल्टेज 60 था, अगर मैं 30 कर देता तो इस केस में करंट की वैल्यू मुझे कितनी मिलती, मुझे करंट की वैल्यू मिलती 120 की जगह 30 हो जाता, 30 बाई 15 दैट इज 2 एम्पियर्स मिलती। मींस अगर मैं वोल्टेज को डबल कर रहा हूं, 60 से 120 कर रहा हूं तो करंट 4 से 8 डबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैं वोल्टेज को 60 से 30 कर रहा हूं, हाफ कर रहा हूं तो करंट की वैल्यू भी 4 एम्पियर से 2 एम्पियर हो जाती है। ये ओम्स लॉ की आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है इस तरीके से। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको कोई भी ऐसे कंफ्यूजन ना आए कि मैं, आपको खुद ब खुद पता चल जाए कि मैं क्वेश्चन सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं या कर रही हूं, जो भी इस वीडियो को देख रहा हो। ओके, तो ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बता दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so now we will see our next question. Resistance of a metal wire of length 1 meter is 26 ohm at 20 degree Celsius. इस क्वेश्चन में समझने से ज़्यादा कैलकुलेशन है और बच्चे एग्ज़ाम में इस कैलकुलेशन को जनरली गलत कर देते हैं। ठीक है, तो देखेंगे हम कि आसान तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं और कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप करना है इसको। ठीक है, नहीं तो एंड में जाके वो एक मैस हो जाता है और वो सॉल्व करने में फिर बहुत प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम। पहले तो ये देखेंगे कि ये क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। रेजिस्टिविटी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। अभी मैंने लास्ट लेक्चर में रेजिस्टिविटी पढ़ाई है आपको, वो वीडियो जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी। रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है बेटा? रेजिस्टेंस आर की वैल्यू गिवन है 26 ओम। ठीक है, आर की वैल्यू गिवन है 26 ओम और वायर का डायमीटर गिवन है 0.3 mm। डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm। ठीक, अच्छा अभी एक एक चीज का मतलब समझाता हूं। और यहाँ पे इन्होंने टेम्परेचर की भी बात की है एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। अब इन्होंने पूछा क्या है, बोला कि रेजिस्टेंस है 26 ओम, 1 मीटर का वायर है तो लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर। बोल रहे हैं अगर डायमीटर 0.3 है तो रेजिस्टिविटी कितनी होगी इस मेटल
वायर की एट दैट टेम्परेचर, इसी टेम्परेचर पे पूछ रहे हैं। मीन्स अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। रेजिस्टिविटी को आप ऐसे समझो कि अगर आप 1 मीटर लंबा वायर लो, ठीक है, एक पर्टिकुलर मेटल का, लाइक कॉपर का, या आप 100 किलोमीटर वायर ले लो, ठीक है, रेजिस्टिविटी दोनों की सेम होगी क्योंकि वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है और वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो चाहे 1 मीटर वायर लो चाहे 100 किलोमीटर का वायर ले लो, रेजिस्टिविटी की वैल्यू सेम नहीं होगी। रेजिस्टिविटी डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती, लेंथ पर डिपेंड नहीं करती, एरिया पर डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टिविटी कब बदलती है? जब टेम्परेचर बदलेगा या फिर वो मेटल ही बदल जाए, कॉपर की जगह एल्यूमिनियम हो जाए, तब रेजिस्टिविटी बदलेगी। ठीक, ये कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डिटेल में समझाया है। अब देखो यहाँ पे हमसे रेजिस्टिविटी की वैल्यू पूछी है, तो ये जो वैल्यू दी है 20 डिग्री सेल्सियस, इसका कोई यूज नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी है कि आपको कॉन्सेप्ट पता है या नहीं तो आप सोचते रह जाओगे इस 20 डिग्री सेल्सियस का क्या यूज होगा। बच्चे जनरली ये करते हैं कि क्वेश्चन में जितनी भी वैल्यूज दी हैं सोचते हैं सब कहीं ना कहीं यूज हो रही होंगी, बट ये यूज नहीं हो रही है। अब देखो हमें पता है आर की वैल्यू क्या होती है? आर की वैल्यू होती है रो एल बाई ए। आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। यहां से अगर हम रो की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, क्योंकि हमें रेजिस्टिविटी ही बतानी है, तो यहां से रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रो की वैल्यू हो जाएगी आर इंटू ए अपॉन एल। ठीक, अब देखो अब सॉल्व कैसे करें इसको? हमारे पास एरिया तो है नहीं। अब एरिया ये होता कौन सा है? अगर ये किसी वायर की बात कर रहे हैं, सपोज ये वायर है और ये 1 मीटर लंबा है, वैसे 1 मीटर लंबा है नहीं है, तो इसमें ये डायमीटर किस चीज का दिया है? हमें ये एरिया कौन सा निकालना है? एल तो ये हो गई इसकी लेंथ। ये जो सर्कुलर पोर्शन होता है ना वायर का, इसका डायमीटर दिया है। ये सर्कल बन रहा है ना, जो ये जो सर्कल बन रहा है, अगर मैं क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाऊं तो ये जो सर्कल बन रहा है इस एंड पे और इस एंड पे, इसका डायमीटर गिवन है कितना? ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत आराम से क्वेश्चंस कर पाओगे। 0.3 mm। ठीक, हमें क्या चाहिए? इसका एरिया चाहिए। तो जो एरिया होता है ये रो एल बाई ए में ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ये एरिया हमेशा सर्कुलर एरिया होता है। ठीक, अब देखो अगर मैं बात करूं एरिया की, तो एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई आर स्क्वायर। सबको पता है सर्कल का एरिया, लेकिन यहां पे क्या दिया बेटा? डायमीटर दिया है 0.3 mm। तो यहां से अगर मैं निकालना चाहूं रेडियस, तो हमें आर चाहिए, तो रेडियस की वैल्यू क्या होती है? रेडियस की वैल्यू होती है d बाई 2। तो यहां से रेडियस मुझे कितना मिल जाएगा? 0.3 बाई 2 मीन्स 0.15 mm। 0.15 mm। ठीक, अच्छा अब देखो अगर आप यहां भी रेडियस नहीं भी निकालना चाह रहे हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? इस mm को किसमें चेंज करना? मीटर में चेंज करना। क्यों? पहली चीज लेंथ हमें मीटर में गिवन है, तो हमें सारी यूनिट्स को एक जैसा बनाना पड़ेगा। तो हम इस 0.3 mm को मीटर में चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करेंगे? ठीक है, आप क्लास 10th के बच्चे हो, मैं बता रहा हूं। वैसे ये बहुत छोटी सी चीज है, आई थिंक सबको पता होगी, फिर भी नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूं। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर्स। ठीक है, आपको पता है। तो हमें 0.3 mm में कितने मीटर होंगे ये निकालना है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? हम क्या करेंगे? 0.3 को डिवाइड कर देंगे किससे? 1000 से। ठीक, ये हो जाएगी डायमीटर की वैल्यू। ठीक, डायमीटर की वैल्यू ये हो जाएगी, और वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। 3 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। ठीक, अगर आप रेडियस की बात करो तो रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर आप चाहो तो यहां पे रेडियस निकाल लो डायरेक्ट, 0.15 बाई 1000, जो कि आपको मिल जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2। और अगर आपको ऐसे नहीं निकालना है तो डायमीटर आ गया, इसका बाई 2 कर दो, तो रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन में वैल्यूज डायरेक्ट नहीं रखनी,
ऐसा नहीं करना कि रो इज इक्वल्स टू लिख दिया आर इंटू ए, पहले एरिया कैलकुलेट कर लो अलग से, ठीक। तो यहां पे हम करेंगे पहले एरिया कैलकुलेट। तो एरिया की वैल्यू कितनी है बेटा, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 यूज कर लो। तो एरिया की वैल्यू हो गई 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 स्क्वायर, ठीक, जो की वैल्यू मुझे मिल जाएगी कितनी 3.14 इंटू 2.25 इंटू, अगर इसको करोगे 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -4। ये मिल गई मुझे एरिया की वैल्यू। अब मैं इस वैल्यू को डायरेक्ट इसमें पुट कर सकता हूं, ठीक। ये मैंने सारा कैलकुलेशन अलग से कर लिया, वैसे चुटकियों में आप कर सकते हो, बट फिर भी अगर किसी को डाउट है तो वो देख सकता है कि कैसे हम सारा प्रोसेस करेंगे जब मिलीमीटर में दिया हो या सेंटीमीटर में गिवन हो। अगर यही सेंटीमीटर में गिवन होता तो हम 100 से डिवाइड कर देते, ठीक है। अब देखो, अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, हमें रो की वैल्यू चाहिए, तो रो इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस इज 26 इंटू, अब देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 26 और एरिया की वैल्यू गिवन है आपको ये 3.14 इंटू 2.25 इंटू 10 टू द पावर -4 अपॉन एल की वैल्यू कितनी थी 1, ठीक है। कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, अच्छे से देख लो। ये वैल्यू 0.3 अपॉन 1000, ये वैल्यू 10 टू द पावर -2 मीटर नहीं होगी, 10 टू द पावर -4 मीटर होगी। आई एम सॉरी, इसको ठीक कर लो, 10 टू द पावर -4, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए, मैंने गलती से -2 लिख दिया था, यहाँ पे -4 होगी ये वैल्यू, ओके। तो अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे चेंज कर लूँ तो ये यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है बेटा। ओके, तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर आप इसको प्रॉपरली मल्टीप्लाई करोगे, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा, ये वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूं जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूं डायरेक्टली। इसका आंसर जो एनसीईआरटी में आ रहा है वो आ रहा है 1.84 इंटू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर, ठीक है। आई होप इन्होंने ये आंसर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू करके लिखा है। अगर 183 पॉइंट समथिंग करके भी आ रहा है तो आप उसको 183.7 या 183.8 आ रहा है या 1.839 करके आ रहा है तो उन्होंने उसको 1.84 लिख दिया, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू यही मिलेगी आपको। तो ये हो गई आपकी रजिस्टिविटी की वैल्यू। मेरा मोटिव यहाँ पे आपको कैलकुलेशन सिखाना नहीं था, ये आप मल्टीप्लिकेशन, कन्वर्जन, ये सब आप खुद कर सकते हो। मेरा मोटिव आपको बस यहाँ पे ये सिखाना था कि जब ऐसा क्वेश्चन आए एग्जाम में तो कैलकुलेशन में मिस्टेक होने से बचने के लिए अपने को क्या करना है, एरिया को अलग से कैलकुलेट कर लेना है। अगर डायमीटर दिया है तो पाई आर स्क्वायर लगा देना है, डी की वैल्यू r/2 लिख देनी है और एरिया को अलग से कैलकुलेट करके फिर इस फॉर्मूले में पुट करना है, ना कि एक साथ सब हौच पौच नहीं करना। तो आपके चांसेस गलत होने के बहुत ही कम रहेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लो। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन आज का। Wire of a given material having length L and area of cross section capital A. Given material means पूरे क्वेश्चन में वायर एक ही मटेरियल का है, चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। एक वायर है, ओके, इसकी लेंथ है L, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है L और इसका जो एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये कैपिटल A है, ठीक। और
इस केस में क्योंकि रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करते हैं, डायमेंशन पर डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया पे। रेजिस्टेंस की वैल्यू है 4, आर की वैल्यू है बेटा 4 ओम। क्वेश्चन में पूछ रहा है अगर इस वायर को या फिर किसी दूसरे वायर को जिसका मटेरियल सेम है, अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ l/2, अगर हम लेंथ को आधा कर दें, लेंथ को क्या करते हैं, आधा कर दें, और एरिया को ट्वाइस कर दें, पहले इसका एरिया a था, आप 2a कर दें, और लेंथ l थी, l/2 कर दें, मींस लेंथ को कर दिया l/2, ठीक, और एरिया को कर दिया डबल। अब पूछ रहे हैं इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। पहले तो सोच के बताओ कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा। क्वेश्चन सॉल्व करना मोटिव नहीं है, आंसर निकालना मोटिव नहीं है, समझना मोटिव है। लेंथ बढ़ाने से क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। तो मैंने लेंथ को क्या किया, कम कर दिया, तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, पहले फैक्टर की वजह से। दूसरा फैक्टर होता है एरिया, जो कि रेजिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एरिया अगर मैं घटाता हूं, एरिया कम करता हूं, तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, और एरिया बढ़ाने से यहां पे लिख देता हूं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। मींस लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटाओगे रेजिस्टेंस घटेगा, तो लेंथ घट रही है, लेंथ घट रही है मींस रेजिस्टेंस क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा लेंथ की वजह से। और एरिया क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मींस एरिया कम करोगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ाओगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो एरिया यहाँ पे बढ़ रहा है, एरिया ट्वाइस हो रहा है, एरिया बढ़ रहा है मींस, एरिया बढ़ रहा है मींस रेजिस्टेंस कम हो रही होगी, मींस लेंथ भी कम हो रही है और एरिया भी बढ़ रहा है। दोनों ही चीजें ऐसे हो रही हैं जैसे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। ठीक, अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आपको ये आइडिया होगा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होने वाली है। हमें पता है इस रेजिस्टेंस का नाम दे देते हैं हम R1 और इसका नाम दे देते हैं R2, जो कि हमें पता करनी है। तो R1 की वैल्यू कितनी है बेटा, R1 की वैल्यू है रो L/A। ठीक, R1 की वैल्यू है रो L/A। ठीक, अब देखो यहां पे अगर मैं आपसे बात करूं तो R1 की वैल्यू है कितनी, R1 की वैल्यू है 4, R1 की वैल्यू है 4, तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 4 इज इक्वल्स टू रो L/A, और R1 मटेरियल है तो रजिस्टिविटी रो है, और दूसरे वायर का मटेरियल क्या है, वो भी सेम मटेरियल है, तो रजिस्टिविटी इसकी भी क्या होगी, अगर इसकी रजिस्टिविटी रो है तो इसकी रजिस्टिविटी भी रो होगी, क्योंकि जब तक मटेरियल चेंज नहीं होगा तब तक रो की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो 4 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, रो L/A। क्यों, क्योंकि लेंथ L है और एरिया A है। अगर मैं सेकंड मटेरियल पे जाता हूं, सॉरी सेकंड वायर पे जाता हूं जिसकी रेजिस्टेंस R2 हमें निकालनी है, R2 हमें निकालनी है, तो R2 की वैल्यू कितनी होगी, रो, रजिस्टिविटी सेम रहेगी क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं हुआ। L क्या हो गई, L नहीं रही, L L/2 हो गई, तो रो L/2। ठीक, इसमें मल्टीप्लाई का साइन लगा लो, और एरिया A नहीं रहा, एरिया 2A हो गया। ठीक, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये L/2 नीचे आ जाएगा, तो ये नीचे कितना हो जाएगा, 4A हो जाएगा, 2 नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 4 इंटू A, ये हो गया रो इंटू L। अब देखो बेटा रो इंटू L/A की वैल्यू कितनी है, रो इंटू L/A की वैल्यू कितनी थी, 4, समझो, रो इंटू L/A, 1/4 को अलग कर दो, रो L/A की वैल्यू कितनी है, 4 है, इक्वेशन नंबर 1 से। तो यहां से फर्दर सॉल्व करूं अगर मैं, R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 इंटू इस पूरी चीज की वैल्यू कितनी है, 4। ठीक, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 4, इस पूरी चीज की वैल्यू है 4, तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 4/4, 1 ओम। इसका मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस पहले 4 थी और अब हो गई 1, रेजिस्टेंस
कम हो गई। ठीक है, क्यों कम हुई? लेंथ भी घटा दी हमने, एरिया भी बढ़ा दिया। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपने इसको कंप्लीट वीडियो को देखा है, मैंने ये एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो कि एक बहुत ही बड़ा वीडियो होने वाला है, और उसमें आपको मैं A to Z हर टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा सीरीज पैरेलल के। पहले उसका कॉन्सेप्ट रहेगा शुरू के 15 से 20 मिनट में, और उसमें कुछ थ्योरी नहीं है, उसमें सिर्फ क्वेश्चन है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के लिए। तो देखते हैं हम अगली क्लास में सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।